मैम टेस्ट मैम टेस्ट में क्वेश्चन भी था कि ओव्यूलेशन अकर्स इन 8 to 11 डेज या 11 to 14 या 11 to 16 डेज। तो कहाँ हम पर उसमें था? मोस्ट लाइकली आंसर 11 to 16 ही है ना। हाँ जी, मैम टेस्ट का क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था ओव्यूलेशन इज मोस्ट इन, हाँ तो जी, वहाँ हाँ पे जी, 8 to 11 दिया हुआ था और एक 11 to 16 या ऐसे कुछ दिया हुआ था, तो मैम उसमें 11 to 16 ही मोस्ट फेवरेबल है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो देखो देखो ओव्यूलेशन तो एक ही दिन होना होता है, कभी हफ्ता भर ओव्यूलेशन नहीं चलता। लेकिन हाँ, हम ये है कि हम वही कहेंगे, मान सकते हैं कि जो मिडल वाली वैल्यू है उसे 2 दिन आगे और उसे 2 दिन पीछे ले लो, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका वो आंसर बन जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे हम पीरियोडिक एब्सिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हमने यही कहा था कि हमारे पास ये देखिए, जो ये वाला पूरा का पूरा पीरियड है, मतलब पूरे महीने में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये 7 डेज होते हैं, 7 डेज भी कहाँ से, तो हम ओनली 1 डे ही होता है कि यही होता है जहाँ पे क्या होते हैं, चांस हो सकते हैं प्रेग्नेंट होने के, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस पीरियड को, जो ये 7 डेज का पीरियड होता है, अगर हम इसको मिस कर दें, यहाँ पर कोई पर्सन इंटरकोर्स ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंसेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। और ये क्या होता है, नेचुरल मेथड है, यहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज वन सच मेथड इन विच कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। ठीक है, ऐसे तो 14 पे होता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 17 के बीच में कभी भी हो सकता है। सो एज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। इसी को ही हम कहते हैं मोस्ट फर्टाइल पीरियड। बाकी सारे पीरियड कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। तो conception का मीनिंग क्या है कि हम कंसीव यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, पहला मेथड था। सेकेंड मेथड हमारे हमारे पास है विड्रॉ और कोइटस इंटरप्टस। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि जब मेल या फीमेल इंटरकोर्स कर रहे हैं दोनों, तो जब मेल को लग रहा है कि अब मेरे सीमन रिलीज होने ही वाले हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जब इजैक्यूलेशन होता है, मतलब स्पर्म बाहर आता है मेल की बॉडी से, तो वो क्या करे, फीमेल की बॉडी से बाहर उसको रिलीज करे, फीमेल की बॉडी में ना करे। मतलब कहने का मतलब है कि इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करना है। अब इंसेमिनेशन कैसे होता है, जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो जो मेल का पीनस है वो फीमेल के विजाइना में होता है, तो जब वहां पे बस इजैक्यूलेशन होना ही है, उससे पहले ही जस्ट कुछ सेकंड पहले ही वो क्या करे, वहां पे विजाइना में ना करे उसको रिलीज, उसके बाहर कर दे। इसी को कहते हैं विड्रॉ, कि विड्रॉ कर जाना। और क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब क्वाइटस का मतलब क्या है, कॉपुलेशन, कि जब मेल और फीमेल कॉपुलेशन कर रहे हैं उसको इंटरप्ट करना है। और इंटरप्ट कब करना है, एंड वाले पीरियड में, जब वहां पे सीमेंट डिस्चार्ज होने ही वाले हैं उस टाइम पे। तो इसे, तो ये भी हमारे पास कैसा मेथड होगा, नेचुरली हो गया, कोई इसमें वो है नहीं, हम यहाँ पे कुछ भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, withdraw or coitus interruptus is another method in which male partner withdraw his penis from vagina just before ejaculation so as to avoid insemination। इंसेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, विड्रॉ या फिर कोइटस इंटरप्टस। तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास एक नेचुरल मेथड है, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, दूसरा क्या कहते हैं नेचुरल को, ट्रेडिशनल मेथड है। लास्ट मेथड हमारे पास आता है लैक्टेशन एमिनेरिया। तो आपको पता होगा कि जब भी मतलब फीमेल पार्चुरेशन के बाद ये देखा गया है कि जब तक जो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तब तक उसके बहुत ही लेस चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। क्योंकि क्या देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद कम से कम 6 मंथ तक ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। जितनी भी लेडीज होती ना प्रेगनेंसी के बाद, उनको कोई पीरियड्स नहीं आते, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता 6 मंथ तक, क्योंकि वहां पे ओव्यूलेशन ही नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो ओव्यूलेशन के बिना मेंस्ट्रुएशन कैसे हो जाएगा। अब होता क्यों है, क्योंकि हार्मोन्स का मतलब हार्मोन्स जो होते हैं उनका लेवल काफी ज्यादा चेंज हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन एक चीज जरूर है यहाँ पे, ये देखा गया कि 6 मंथ तक नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे जो फेलियर होने के चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं।
कि हो सकता है कि मतलब बीच में किसी भी पीरियड में वहां पे ओव्यूलेशन हो जाए और वहां पे इंटरकोर्स हो जाए और वो लेडी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। तो लैक्टेशन एमिनेरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और ये कब होता है? जब एक लेडी क्या होती है, लैक्टेशन वाले पीरियड में होती है, जब वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है उस टाइम पे। तो ये किसके ऊपर बेस होता है? बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। आपको पता ही होगा कि जब बेबी का बर्थ हो जाता है उस समय काफी ज्यादा लैक्टेशन होता है। जो मदर होती है हर 1 घंटे बाद या हर आधे घंटे बाद अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती है। तो इतना ज्यादा जो वहाँ पे लैक्टेशन है किस वजह से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, जो जीएनआरएच होता है, जो हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और उसके बाद रिलीज होता है आपका एफएसएच और आपका एलएच, इसमें ये इंटरप्ट करता है। तो इंटरप्शन की वजह से वहां पे फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। So therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, the chance of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effectively only up to a maximum period of the 6 months after the parturition. तो 6 महीने तक इसको काफी ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई मेडिसिन कोई डिवाइस का हम यूज कर नहीं रहे, तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ऑलमोस्ट नील होते हैं। चाहे हमारे पास वो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस हो, फिर वो वाला वो कॉर्टिस इंटरप्टस हो या फिर लैक्टेशन एमिनेरिया हो, यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट के कोई चांस नहीं है, लेकिन फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है, क्योंकि देखो अगर आपसे जब ये हो रहा था ना कॉर्टिस इंटरप्टस, तो ये भी तो हो भी सकता है कि जो जो मेल होता है, जैसे हमने बात की थी कि वहां से क्या होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन होती है जो उसको वहां पे क्या करती है, मतलब ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। तो जब वो फ्लूइड रिलीज हो रहा है ना, तो कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ कुछ जो सीमन होते हैं ना, वो पहले ही मतलब इजैकुलेशन से पहले ही फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, मतलब कलेक्टिव सिक्रीशन जो होती है किसकी, ग्लैंड्स की, उसमें भी कुछ अमाउंट में स्पर्म होते हैं। तो कई बार वो भी फर्टिलाइज कर सकते हैं एग को, तो इसीलिए चांसेस तो इसमें भी रहते हैं। बस हमारे पास चांसेस किसमें नहीं रहते हैं? इसमें। अब इसमें इसमें वो नहीं होगा कि अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन अगर हो जाता है इसी पीरियड में और बाकी पीरियड में नहीं हुआ, लेकिन कई कई बार क्या होता है, बहुत सारी जो फीमेल होती है वो ये बताती है कि अभी 15 दिन ही हुए थे, 15 डेज के बाद ही दोबारा मेंस्ट्रुएशन हो गया। तो आप तो सोचो अगर 15 दिन के बाद अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इट मींस उनका ओव्यूलेशन तो 15 दिन के अंदर ही हो गया, तो वहां पे उनका साइकिल खराब हो गया, इसका मतलब वो। तो चांसेस इन सब में रहते हैं कि हो भी सकता है, क्योंकि हमें कहीं दिख तो रहा नहीं है वो कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो हमारे पास मेथड था वो था नेचुरल मेथड, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो हमारे पास आता है बैरियर मेथड। इसे हम फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। बैरियर क्या होता है कि हम कोई भी ऐसी दूर कोई हमने एक बैरियर हम बीच में लेकर आ गए और हम वहां पे जो मेल का पीनस है और जो फीमेल का वजाइना है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर नहीं आ रहे हैं। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैरियर मेथड में हम यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो बैरियर मेथड में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कॉन्डोम्स का, और इंडिया का ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसे हम कहते हैं निरोध। ठीक है, ये कॉन्डोम का ब्रांड है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट। जो कॉन्डोम है, कॉन्डोम ही एक ऐसा होता है जो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, पर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट ये तीनों के तीनों ओनली फीमेल के लिए होते हैं, मेल के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब कॉन्डोम्स क्या है, बैरियर मेथड का ही एग्जांपल है। तो हम बैरियर मेथड में करते क्या है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो सबसे पहला जो एग्जांपल आता है, हमने किसकी बात की, कॉन्डोम की। जो आप ये वाले फिगर देख पा रहे हो आपके एनसीईआरटी के फिगर है, ये देख सकते हो, ये कॉन्डोम किसका है, ये मेल का है, और ये कॉन्डोम किसका है, फीमेल का है। मेल कॉन्डोम कहाँ पे यूज करते हैं, अपने पीनिस को कवर करते हैं, और जो फीमेल है आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से विजिबल है नहीं, जो आपके एनसीईआरटी में पिक्चर है। एक साइड से देखिए इसका क्लोज एंड होता है, दूसरी साइड से इसका ओपन एंड होता है। तो जो फीमेल होती है इसको अपने वजाइना से यहाँ पे वो सर्विक्स तक लेके जाती है, तो पूरा सर्विक्स यहाँ पे कवर हो जाता है। तो सर्विक्स अगर कवर हो गया, अगर यहाँ पे सीमन का डिस्चार्ज होगा, सारा का सारा इस कॉन्डम के बीच में ही रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे फीमेल की बॉडी में नहीं जा पाएगा अंदर। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इस तरीके से इसको लगाते हैं, मतलब वजाइना और यहाँ पे सर्विक्स तक, यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं। और अभी हमने बात की थी कि निरोध क्या है, एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम का फॉर द मेल। ठीक है, इसके बारे में, हाँ ये भी देखा, मेल के लिए फीमेल के लिए नहीं है।
क्योंकि स्टार्टिंग में जब कॉन्डम्स आए थे ना तो वो मेल के लिए ही थे, फीमेल के लिए नहीं आए थे, जब हॉस्पिटल वाले भी स्प्रेड करते थे लोगों को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। कॉन्डम्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में 2 फिगर बनी हुई है। आर बैरियर किसका बना होता है, थिन, बहुत पतला सा रबड़ होता है, लेटेक्स की शीट होती है जिसका यूज करते हैं टू कवर द पीनस इन मेल। मेल किसको कवर करता है, अपने पीनस को कवर करता है, और फीमेल किसको कवर करती है, विजाइना को या सर्विक्स को इन द मेल, जस्ट बिफोर कॉर्टस सो एट द इजैकुलेटरी सीमन would not enter into the female tract, this can prevent conception। तो ये भी क्या करते हैं, कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं। निरोध क्या है, पॉपुलर ब्रांड है condoms for the male। Use of condom has increased in the recent year due to its additional benefit for of protecting the user from contracting the AIDS and the STD। ये आपको पता है इसके बारे में कि जो जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, अगर कोई भी पर्सन वहां पे कॉन्डम का यूज करते हैं तो उससे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या एड्स जैसी जो बीमारी है, अगर कोई भी पर्सन एड्स से सफर कर रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक भी कॉन्डम का यूज कर रहा है और उसके बाद वो इंटरकोर्स करते हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसको फैलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कॉन्डम उसको प्रिवेंट कर सकता है। एंड बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, डिस्पोज कर सकते हैं, एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। सेल्फ इंसर्टेड का मतलब है इसके लिए हमें किसी डॉक्टर्स की या किसी नर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारी पूरी प्राइवेसी भी रहती है, एंड दे बाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास बैरियर मेथड कौन सा है, कॉन्डम है। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बात की कि 3 कौन कौन से हैं, ये डायफ्राम्स, ये कैप की तरह होते हैं, सर्वाइकल कैप, और जो बोल्ट होती है वो भी ऐसी होती है। इन तीनों का यूज ओनली फीमेल ही करती है, मेल नहीं करते हैं। और हमारे पास ये सारे कैसे होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। कॉन्डम्स को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, वो ओनली वन टाइम ही यूज कर सकते हैं, उनको मेल वाला हो या फीमेल वाला हो। लेकिन इनको वॉश वगैरह करके यूज किया जा सकता है क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। आप देख भी सकते हो, पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा। अब इनको फिट कहाँ पे किया जाता है, तो अगर आप पीछे वाला डायग्राम देखो यहाँ पे, एक मुझे इसको इरेज करने दीजिए। तो फीमेल का देखिए, जो ये सर्विक्स वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला, यहाँ पे इस वेजाइना से उस कैप को लेकर जाते हैं, चाहे डायफ्राम हो या कैप हो, और यहाँ पर उसको फिट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट ओनली इस वाले पोर्शन में, वेजाइना में नहीं इसको लगाते हैं, ओनली इस वाले पोर्शन में। तो अब इसने क्या किया, देखो यहाँ पे पूरे के पूरे इस सर्विक्स को कवर कर लिया। अब अगर यहाँ पे डिस्चार्ज होता भी है, सीमन रिलीज भी होते हैं, तो कोई चांसेस ही नहीं है कि वो यहाँ पे अंदर एंटर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि हमारे पास जो डायाफ्राम्स है, सर्वाइकल कैप है। तो देखो सर्वाइकल कैप का मतलब क्या है, ऐसी कैप जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, सर्विक्स में करते हैं। एंड वॉल्स है, आर बैरियर, ये भी किसका बना होता है, रबड़ का ही बना होता है, और इसको भी हम सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। सो दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, अभी हमने बात की कॉन्डम्स की बात की, डायफ्राम की बात की, सर्वाइकल कैप की बात की, वॉल्ट की बात की, बट इसके अलावा कुछ क्रीम्स भी होती हैं। उन क्रीम्स को कहते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम। जेलीज होती हैं, फॉर्म होते हैं, उनका भी यूज किया जाता है ताकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब ये देखिए स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फॉर्म्स क्या करती हैं। अब देखिए स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब क्या है, जो स्पर्म को किल करने वाली क्रीम सही है। जेलीज एंड फॉर्म क्या होती है, कि वो इतना ज्यादा स्टिकी बना देती है ना फीमेल की वेजाइना को, कि वहां पे स्पर्म के लिए जो मीडियम होता है ना, देखिए उसको भी तो एक पैसेज चाहिए अच्छी तरीके से। आप खुद ही सोचो कि अगर मान लेते हैं कि एक फ्लोर है हमारे पास और उसमें पूरा पूरा उसमें तेल गिरा हुआ है, और कोई कहे कि उस पर आपको चलना है, कितना डिफिकल्ट होता है उस पर चलना, हम गिर जाते हैं, हम अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं। तो जो ये जेलीज होती है, फॉर्म्स होती है, ये भी ऐसे काम करती है। मतलब इतना ज्यादा वहां पे ऐसा मीडियम बना देते हैं उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कि जो स्पर्म होते हैं की मोटिलिटी पूरी की पूरी डिक्रीज हो जाती है। एंड जो ये स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है, ये क्या काम करती है, तो स्पर्म को किल कर देती है। तो कई बार हमने क्या देखा है कि कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बोल्ट के अलावा इनका भी इसके साथ ही यूज किया जाता है ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारे पास थे यहाँ पे कौन से मेथड, बैरियर मेथड। सबसे पहला मेथड था नेचुरल मेथड, जिसमें हमने 3 चीजें की थी। पहला था आपका पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकंड था लैक्टेशन एमिनेरिया, और लास्ट था कोइटस इंटरप्टस।
इसमें हमने डायरेक्ट मेथड में कॉन्डम्स की बात की, डायफ्राम की बात की, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट की बात की। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है आईयूडी। आईयूडी क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अब देखिए नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है कि ये ऐसी डिवाइसेस है जिसका यूज पहली बात तो कौन करता है? ओनली फीमेल करती है, मेल नहीं करते हैं। और फीमेल भी कहाँ पे यूज करती है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, यूट्रस में इनका यूज किया जाता है। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसका यूज यूट्रस में करते हैं, क्या उसको फीमेल खुद यूज कर सकती है अपने आप ही? यूट्रस तक तो नो मतलब मैम। कर ही नहीं सकती ना। तो इस केस में उसे डॉक्टर्स की या फिर नर्स की जरूरत पड़ती है। कौन सी डिवाइसेस में? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। आई होप आपने सुना होगा इनके बारे में, कॉपर टी के बारे में। बहुत सारी लेडीज यस होती हैं मैम। जो इसका यूज करती हैं, कॉपर टी। और एक हमारे पास ये होती है, इसका नाम है मल्टीलोड 375। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना, मल्टीलोड 375। अब ये देखो कॉपर टी क्या है। पहली बात तो उसकी शेप कैसी है? टी शेप है। और ये जो टी शेप की जो आप ये देख पा रहे हो, ये किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉपर टी। कौन यूज करते हैं? फीमेल। अब अगर यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं ना फीमेल का, उसके यूट्रस का, तो एक मिनट, मुझे इस तरीके से होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे ओवरीज आ गई है। तो हमारे पास ये जो फीमेल का यूट्रस होता है ना, यहाँ पे यूट्रस में इसको इंजेक्ट कर देते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह करती हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको रिलीज कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि जो ये कॉपर टी होती है, जब भी कोई फीमेल इंसर्ट करवाती है अपनी बॉडी में, तो कम से कम, जहां तक मैंने सुना है, कि इसको 2-3 साल तक फीमेल अपनी बॉडी में रख सकती है। ठीक है। तो यहाँ से ना कॉपर रिलीज होता रहता है इस कॉपर टी से। और जो यहाँ से कॉपर रिलीज होता है, कॉपर क्या करता है? स्पर्म की जो स्पर्म की मोबिलिटी होती है ना, उसको डिक्रीज कर देता है। बहुत सारे कॉपर क्या कर रहे हैं? पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं? जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को ही घटा दिया, मतलब वो मूव नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड, इसका फंक्शन ये दिखा गया है, बहुत सारे जो आईयूडी होते हैं वो क्या करते हैं? फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को खा जाते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं? ये काम करते हैं। अब इस कॉपर टी का या आईयूडी का मोस्टली यूज कौन करता है? मान लेते हैं एक कपल है, उन्होंने एक बच्चा पैदा किया। अब वो चाहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे मतलब दूसरे बच्चे में कम से कम 2-3 साल का गैप होना चाहिए। तो 2-3 साल का गैप तो उन्होंने रखना ही रखना। तो उस केस में क्या करती है? बहुत सारी फीमेल कॉपर टी का यूज करती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड क्या है? किसका यूज है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडी कहते हैं। And these devices are inserted by the doctors or expert nurses in uterus through the vagina. तो vagina के थ्रू क्या करते हैं? उनको इंसर्ट करते हैं। अब ये जो डिवाइसेस हैं, अब इसके भी 3 टाइप हैं आईयूडी के भी। सबसे पहला आईयूडी है हमारे पास नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें एग्जाम्पल चला आता है लिप्स लूप। ये हमारे पास नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। सॉरी, इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज वो हो गया, इसको बाद में मैं ठीक कर दूंगी, बट ये आईयूडी। ठीक है। कॉपर रिलीजिंग मतलब नाम से पता चल रहा है जो कॉपर को रिलीज कर रहा है, जिसमें हमारे पास आता है कॉपर टी, ये वाला कॉपर 7, और एक आता है मल्टी लोड 375, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी देखिए टी शेप का ही होता है। आपको नजर आ रही है? देखो ये इस तरीके से, ये पूरा का पूरा देखिए मेटल हमारे पास कॉपर की बनी हुई है, और यहाँ पे क्या है? एक कुछ थ्रेड सा है, तो यहाँ से कॉपर रिलीज होता रहता है। एंड बहुत सारे आईयूडी ऐसी होती हैं जो हार्मोन को रिलीज करती हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है प्रोजेस्टासर्ट, और दूसरा है LNG-20। इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है। तो आपको इन सबके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आ गई हमारे पास। सबसे पहला आता है आईयूडी 3 टाइप के हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग, एंड लास्ट में आता है हार्मोन रिलीजिंग। इसके अलावा आपको इसमें इसके एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है। नॉन मेडिकेटेड की क्या प्रॉपर्टी है? नॉन मेडिकेटेड का मतलब होता है इनर्ट, जो आपकी प्लास्टिक की बनी होती है और आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। आपका पॉलिथीन टाइप का कुछ होता है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का फ्रेम होता है, जिसको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस की कैविटी में। ठीक है। यस।
मतलब यहाँ से ऐसा कुछ रिलीज नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ से तो कॉपर रिलीज हो रहा है, यहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता, बस ओनली एक डिवाइस होती है। ठीक है, इसीलिए इसको ये माना जाता है कि जो नॉन मेडिकेटेड होती है आपकी लेस इफेक्टिव होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसलिए मोस्टली लोग यूज करते हैं कॉपर टी को। अब देखिए आयोडीज करती क्या है, इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को फेगोसाइटोसिस करती है विद इन द यूट्रस, एंड कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। तो जो कॉपर आयन वहां पे रिलीज हो रहे हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब अगर वहां पे मोटिलिटी ही सप्रेस कर दी है, आधे स्पर्म तो ऐसे किल हो गए, तो उनकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है स्पर्म की वो भी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा सप्रेस हो जाती है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है, देखिए यहाँ पे ये दो काम कर रही है। जो हार्मोन वहां पे रिलीज होते हैं यूट्रस के अंदर ही हमें पता है क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है। ये यूट्रस को इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अटैच ही नहीं हो पाता है कौन, हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट, कि अटैचमेंट के लिए मतलब इसको पूरा का पूरा इनफर्टाइल बना देते हैं। मतलब इसको इस तरीके से यूट्रस की कंडीशन बना सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन ही हो सकता है। सेकंड चीज हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स के पास इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करते हैं कि यहाँ से कोई स्पर्म पहली बार एंटर ही नहीं हो सकता, इतना इतना थिक हो जाता है वो। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, मेक द यूट्रस अनसुइटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। इसके अलावा आईयूडी क्या है, आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन द इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे पास थी आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। उसके बाद हमारे पास आती है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती है, मेडिसिन होती है जिसका यूज करते हैं, और आपको पता है इसका यूज भी कौन करता है, फीमेल ही करती है। अब तक आपने ओनली कॉन्डोम ही कैसा देखा जो मेल यूज करता है, फीमेल भी। बाकी आप जितने भी मेथड देख रहे हो सारे मेथड फीमेल के लिए है कि फीमेल क्या क्या कर सकती है। ठीक है, अब ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली से हम पिल्स कहते हैं। अब इन पिल्स में होता क्या है, जैसे भी आपने पूछा था, तो पिल्स में क्या होता है, हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं और हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, या तो हमारे पास प्रोजेस्ट्रोजन या फिर ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, और कई बार ये देखा गया कि ओनली प्रोजेस्टेरोन का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब ये भी वही दो काम करते हैं जो अभी अभी हमने बात की थी, कि पहला ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, एग रिलीज ना हो, या सेकंड काम करते हैं कि सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देना, मतलब इतना वहां पे थिक कर देते हैं म्यूकस क्लियर को कि स्पर्म वहां पे एंटर ही नहीं हो पाते हैं। तो एक अभी भी जो हमने बात की थी सहेली की, किसने लॉन्च की थी, हमारे पास CDRI वालों ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ प्रेजेंट है, लखनऊ में प्रेजेंट है। लखनऊ, स्पेलिंग आप देख लो लखनऊ की क्या होगी, लखनऊ में प्रेजेंट है CDRI, और इसको भी फीमेल ही यूज करती है। तो एक्चुअली में जो हमारे पास ये सहेली थी, ये ऐसी पिल थी जिसको महीने में बस सॉरी हफ्ते में एक ही बार लेना होता था, इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम थे, और इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा हाई है। आज भी मार्केट में बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं, लेकिन उनका मतलब उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार फीमेल इतने ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव ले लेते हैं कि बाद में जो उनका यूट्रस होता है या फिर जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है बहुत ही वीक हो जाती है, मतलब फिर वो बाद में मतलब बेबी को कंसीव नहीं कर पाती है, इसलिए जो आजकल की मेडिसिन है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जो यहाँ पे दिया है, ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर, या तो हम किसकी लेंगे, या तो प्रोजेस्ट्रोजन होता है खाली, या इसके अलावा होता है प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कौन यूज करती है, फीमेल, और किसकी फॉर्म में करती है, टेबलेट की फॉर्म में करती है, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉमनली पिल्स। अब ये पिल्स कैसे लेनी होती है, देखो सारी पिल्स एक जैसी नहीं होती है, पर यहाँ पे जो बताया गया है आपके एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन कुछ पिल्स ऐसी होती है कि बस आपको महीने में 4 दिन लेनी है, कई ऐसी होती है कि जब आपको इंटरकोर्स करना उससे पहले लेनी है, कई पिल्स ऐसी होती है कि इंटरकोर्स करने के बाद लेनी होती है। तो अब तो डिफरेंट डिफरेंट पिल्स आ गई है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी पिल परचेज करो। बट एनसीईआरटी में जिस पिल की बात कर रहे हैं वो पिल ऐसी है कि जो भी फीमेल है उसको ये 21 दिन तक लगातार ही लेनी है, 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक उसको ये मेडिसिन लेनी है, उसके बाद उसको ये 7 डेज का गैप डालना है, और उसके बाद उसको दोबारा वो पिल उसको स्टार्ट लेना शुरू कर देना है, यहाँ पे ये लिखा गया है।
और जो आप ये है कि 21 दिन आप कैसे स्टार्ट करोगे, जब आपके फर्स्ट जो 5 डेज होते हैं ना मेंस्ट्रुएशन के, उसमें आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके लिए 1 से लेके 5 दिन के बीच में, और उसके बाद आप उसको 21 दिन तक आपको लगातार खाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पे कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, मतलब प्रिवेंट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। अब स्टार्ट कब करना है, प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन वाला पीरियड होता है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, ओनली आपको 7 दिन का गैप डालना है, ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जब मेंस्ट्रुएशन होना होता है। So it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. आपको बस इसको लेते रहना है। अब ये पिल्स क्या काम करती है, वही ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, as well as alter the quality of cervical mucus to prevent and retard the entry of sperm. So pills are very effective with lesser side effect and are well accepted by the females. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत पुराना डेटा है, लेकिन जो आजकल की पिल्स है उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। और कई बार तो इतने ज्यादा होता है कि जब एक्चुअल में वो लेडी चाहती है कि मुझे प्रेग्नेंट होना, तो उस टाइम पे फिर वो हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पिल्स ले लेती है। क्योंकि पिल्स होते हैं क्या है, हॉर्मोन्स ही तो है। अगर आप इतने ज्यादा हॉर्मोन्स, स्टेरॉइड अगर आप बाहर से ले रहे हो, तो इसका आपकी बॉडी पे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास चले आते हैं इंजेक्टेबल और इम्प्लांट। अब ये क्या होता है, अब इनको कैसे करते हैं, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट का ये तो मुझे भी पता नहीं चला है, बट आप पिक्चर से थोड़ा सा समझ सकते हो। हमारे पास इस तरीके से कुछ नहीं, देखो ये 6 निडल होती हैं जो आप भी देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6, और इनको फीमेल ही अपनी आर्म्स के अंदर क्या करती है, इम्प्लांट कर देती है। और जो हमारे पास ये निडल टाइप होती है, इसमें भी क्या होता है, हॉर्मोन्स ही होते हैं। हमारे पास जो प्रोजेस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, वही इनके अंदर होता है। अब लेकिन ये इस प्रोसीजर को पूरा फॉलो कैसे किया जाता है, वो मतलब मुझे नहीं पता, आप इसको यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। मैंने यूट्यूब पे चेक किया था, बट मुझे ऐसा कुछ इसका कंटेंट मिला नहीं कि जो इम्प्लांट है ये प्रोसीजर एक्चुअली में किया कैसे जाता है। बस इतना पता है फीमेल अपनी स्किन के नीचे करती है इसको, और ये 6 निडल्स होती है इसको, मतलब ये स्किन के नीचे इनको इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट क्या होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन एलोन अकेला ही होगा या फिर कॉम्बिनेशन होगा एस्ट्रोजन के साथ, can also be used by the female as injection और implant under the skin. स्किन के अंदर इनको इम्प्लांट किया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू। तो जो हमारे पास ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और जो इम्प्लांट है, ये दोनों एक जैसे ही है। बस यहाँ पे क्या कि इसको हम यहाँ पे निडल की हेल्प से ले रहे हैं, उसको हम वहाँ पे मेडिसिन खा रहे हैं, उसको ऑरली ले रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। बट दोनों का जो मतलब काम कैसे करेंगे वो आपका सेम ही है। सो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। तो यहाँ पे एक कुछ दिया है, इसको भी रीड कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन फॉर और आईयूडी क्या था, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस विद इन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. किसी का रेप हो गया है, मतलब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया था, कैजुअल था, कोई ऐसा लिंक नहीं था, तो अगर हम वहां पे ये हमारे पास अगर हम कोई भी पिल्स का यूज कर लें 72 आवर के अंदर, मतलब 3 दिन के अंदर, या फिर किसी भी आईयूडी का यूज कर ले, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, मतलब वहां पे जो भी आपका कंसेप्शन है उसको वहां पे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। क्यों होगा 72 आवर के अंदर, क्योंकि वहां पे जो वो यूट्रस होगा ना, देखो यूट्रस को वो क्या कर देंगे, इस तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर देंगे कि वहां पे अगर हमारे पास वो आपका फर्टिलाइज जायगोट भी आ रहा है, तो उसको वहां पे जगह ही नहीं मिलेगी, वो आपका प्रॉपर रेडी ही नहीं होगा उस बेबी को रखने के लिए। ठीक है, और लास्ट मेथड आता है हमारे पास स्टरलाइजेशन, जिसे हम परमानेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, और ये हाँ एक चीज, स्टरलाइजेशन भी दोनों में होता है, मेल और फीमेल में, जिसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है वेसेक्टोमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल के अंदर होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होता है। अब देखिए वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, वेसेक्टोमी जो मेल के वैस डिफरेंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहली बात तो कट कर देते हैं, टाई कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे इंटरकोर्स होगा, टेम्परली कहाँ पे स्टोर होते हैं स्पर्म, एपिडिडाइमस के अंदर, तो एपिडिडाइमस से स्पर्म तो जरूर आएंगे,
लेकिन यहाँ पे बाहर रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक परमानेंट मेथड हो गया है मेल के अंदर। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि अगर स्पर्म बाहर नहीं आए तो हमारे इस तरीके से टेस्टिस तो फट जाएंगे, लेकिन फटने का यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, मतलब हर जगह क्या होते हैं, बहुत सारे फैगोसिटिक सेल्स भी होते हैं, तो वो वहां पे खुद ही किल हो जाते हैं स्पर्म, अगर वो यहाँ से रिलीज ना हो पाए तो। ठीक है, तो वैसेक्टोमी किसमें होता है? मेल के अंदर है। वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया, टाई कर दिया, तो यहाँ पे रिलीज ही नहीं हो पाएंगे। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होती है। ट्यूब से ही पता चल रहा है, फेलोपियन ट्यूब और हमारे पास ओविडक्ट। हम यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं, टाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ओव्यूलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, स्पर्म आएगा यहाँ पे, ना तो एग बाहर निकल पाएगा और ना ही यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे एंटर हो पाएंगे। तो फेलोपियन ट्यूब को कट करना, टाई करना, उसके बाद उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो फीमेल में किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी मेल या फीमेल ये करता है और मान लेते हैं उनके बेबी की डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है किसी ना किसी रीजन से, अब मतलब 10 साल हो गए या 5-6 साल हो गए, अब वो चाहते हैं कि दूसरा बेबी करना है हमें, तो इस केस में जो कहते हैं वो होता है रिवर्सिबिलिटी के चांस बहुत ही लेस हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे आप एक कॉमन सा एग्जांपल, अगर हम भी अपने घर पे किसी भी चीज को कट एंड टाई कर दे तो वो थोड़ा सा खराब तो हो ही जाता है ना उसकी शेप वगैरह। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब्स होती हैं, चाहे वो मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, उतनी मतलब यहाँ पे प्रॉपर ढंग से जुड़ने के बाद भी इतना अच्छा पैसेज यहाँ पे बन नहीं पाता है। तो रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ही पुअर होती है, हो भी जाती है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस थोड़े कम होते हैं, पुअर है, नील नहीं है लेकिन। तो यहाँ पे देखिए हम स्टेरिलाइजेशन अगर जो एक फीमेल की ट्यूबेक्टोमी हुई और हम उसे गिफ्ट करते हैं, क्या 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 अगर मैम एक फीमेल की ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म हुई है हाँ हाँ लेकिन उसे गिफ्ट कर सकते हैं, हाँ तो हाँ फिर मैम हार्मोन्स तो चेंज नहीं होंगे? नहीं, गिफ्ट कैसे करेंगे? मतलब मैम अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। स्टरलाइजेशन तो काफी मतलब एक वो होता है, मतलब काफी सस्ता प्रोसेस होता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं उनका काफी ज्यादा खर्चा आता है और काफी सारी सिटिंग भी होती है उसके बाद उसमें। बिल्कुल जो आप कह रहे हो उसमें गिफ्ट जरूर कर सकते हैं, आईयूटी भी हाँ आईयूटी भी कर सकते हैं, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, टी हाँ इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है कि कोई इतना अफोर्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आपने ये सुना होगा, ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस तो हर कोई, हर फैमिली में सबका ही हुआ होता है मोस्टली, तो वो इतना ज्यादा मतलब कोई इतना महंगा प्रोसेस नहीं होता स्टरलाइजेशन वाला। और ये जो मेल के अंदर होता है ये तो मेल की बॉडी के बाहर से ही हो जाता है। यहाँ पे बस ओनली जो स्क्रॉटम होता है ना, स्क्रॉटम से ही एक एक होल करते हैं, एक निडल करते हैं और उससे यहाँ पे छोटा सा वो यहाँ पे कट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको रीड कर लेते हैं। हमें कास्ट्रेशन भी होती है ना? हाँ जी, हाँ कास्ट्रेशन अलग है। कास्ट्रेशन होता है कि स्पर्म को ही मतलब जो टेस्टिस होते हैं ना, वो एक्चुअली जैसे आपने सुना होगा जो बैल होता है जिससे हम अपने खेत वो करते हैं, तो जब वो बच्चा छोटा होता है ना, तो पता है क्या करते हैं, गाँव में ऐसे करते हैं, शहरों का पता नहीं। जो टेस्टिस होते हैं ना मेल के, वहां पे एक पत्थर लेते हैं, मतलब मैंने अपनी दादी से सुना था, उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनको बोला था कि एक बैल में और जो मेल फर्टाइल होता है जिसको गाय मतलब गाय के पास जिसको लेकर जाते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब एक बच्चा होता है मेल गाय का बच्चा, तो जब वो छोटा सा होता है एक पत्थर लेते हैं और धीरे धीरे जो उसके टेस्टिस होते हैं ना उसको ऐसे मारते हैं, मतलब वो सारे किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनते ही नहीं, उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। इसीलिए उनको कोई डिजायर नहीं होती है, लेकिन जो दूसरा है उनके अंदर तो पूरी डिजायर्स भी होती हैं, उसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन क्या है, सर्जिकल मेथड है जिसे हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। जनरली एडवाइज फॉर द मेल एंड फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड क्या काम करते हैं, ब्लॉक द गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। स्टरलाइजेशन मेल के अंदर बोलते हैं वेसेक्टोमी, फीमेल के अंदर कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी किसमें होती है, मेल में क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट लेते हैं वेस्ट डिफरेंस का, रिमूव करते हैं, टाई अप करते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिशन ऑन द स्क्रोटम, whereas in a tubectomy small part of the fallopian tube is removed or tied through the small incision in the abdomen or through the vagina.
So these technique are highly effective, but their reversibility is very very poor. ठीक है, तो ये थी हमारे पास स्टरलाइजेशन की कुछ टेक्निक, मतलब स्टरलाइजेशन के बारे में था, और सारे आज हमने आपके मेथड्स कर लिए हैं। अब लास्ट में ये है कि बहुत सारे जो हम यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं, जिनके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं इनके? किसी किसी को नोजिया होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कई बार कुछ ब्लीडिंग भी होती है, और मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होता है, इरेगुलर, मतलब मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाता है, और कई बार इनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। सो दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, मतलब कुछ कुछ ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट था आज, ये वाला कवर हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास एमटीपी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिर एसटीडी वाला टॉपिक भी रहता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाला। ठीक है, तो इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप वो आप पूछ सकते हो। फिर जितनी भी टेक्निक आज हमने की है, दोबारा एक बार इसी को रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे हमने यही सारे मेथड किए थे। सबसे पहला हमने मेथड किया था नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, तीन चीजें की थी इसमें। आप मुझे खुद ही बताइए कौन कौन सी थी। पहला क्या था? बताइए। नेचुरल मेथड में हमने तीन एग्जाम्पल किए थे, कौन कौन से? भूल गए हो? पहला था हमारे पास पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकंड कौन सा था? विथड्रॉ मेथड, जिसे हम कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, और यहाँ पे लास्ट मेथड था लैक्टेशनल एमिनेरिया। ठीक है, सेकंड मेथड था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमने चार चीजें की थी। पहला था कॉन्डोम्स, जो मेल फीमेल दोनों यूज करते हैं। फिर था डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, और फिर हमारे पास था वॉल्ट। ठीक है, आईयूडी में हमने तीन चीजें की थी। एक थी हमारे पास नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसमें एग्जांपल हमने किया था लिप्स लूप का। फिर इसके बाद थी हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एग्जांपल किया था कॉपर टी का, कॉपर 7 का, और एक था हमारे पास मल्टीलोड 375, और लास्ट में थी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। एग्जांपल किया था प्रोजेस्टा सर्ट था कि ये था, और दूसरा एग्जांपल था एलएनजी। क्या था एलएनजी के आगे? 75-25। चेक करके प्लीज बताना। एलएनजी 20। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था? एलएनजी 20। उसके बाद हमने ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बात की थी, एक ही एग्जांपल किया था सहेली, बाकी कहा था कि कुछ कॉम्बिनेशन होता है। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट में भी वही बात की थी कि हमारे पास इस्ट्रोजन और हमारे पास जो प्रोजेस्ट्रोजन है उसका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। सर्जिकल मेथड में दो चीजें की, ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल में होती है, एंड लास्ट किया वेसेक्टोमी जो मेल के अंदर होती है। तो आज हमारा इतना पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, बाकी पोर्शन हम आपका कल करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाय बाय, बाकी चीजें फिर कल करेंगे। thank you.